नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कहते हैं कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे उसमें से कूद के भागते हैं, लेकिन जंग में जब कंट्रोल चूहों के हाथ में चला जाता है तो शेर एक एक करके जंग छोड़ के चले जाते हैं। अब देखिए आप, अमेरिका में जो हो रहा है, लगातार आर्मी के भीतर से नाराजगी की खबरें आ रही हैं। यहां तक खबर आई थी कि ट्रंप मांग रहा था न्यूक्लियर कोड क्योंकि ईरान पर अटैक करना चाहता था और आर्मी ऑफिसर्स ने कमरा बंद कर दिया, बाहर कर दिया उसको। उससे कहा कि हम आपको कतई न्यूक्लियर कोड नहीं देंगे, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने का कोई मतलब ही नहीं है, ईरान से हमें कहीं कोई खतरा नहीं है। और अब खबर आ रही है कि जॉन फेलन जो नेवी सेक्रेटरी थे वो निकल निकाल दिए गए हैं, हमें नहीं पता। कुछ लोगों का दावा है कि पीटर हेग्सेथ ने उन्हें निकाल दिया है और कुछ लोगों का दावा है कि वो खुद इस्तीफा देकर चले गए हैं। यानी ये दूसरे बेहद सीनियर ऑफिसर हैं जो जंग के बीच अमेरिका का साथ छोड़कर, अमेरिकी आर्मी का साथ छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 70-72 लोग और जा चुके हैं छोड़कर, या फिर पीटर हेग्सेथ ने उनको निकाल दिया है। दरअसल अमेरिका में आर्मी के अंदर और आर्मी के बाहर इस जंग को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है। यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। कई सारे, एक वीडियो आपने देखा होगा, मैंने भी उस वीडियो को दिखाया था, जिसमें उनके जो वेटरन सैनिक हैं, यानी पहले अमेरिका की सेना की तरफ से लड़ चुके हैं, उनमें से कई ने अपने हाथ पैर भी गंवाए हैं, वो बाकायदा प्रदर्शन कर रहे थे इस जंग के खिलाफ, बाकायदा इसकी मुखालफत कर रहे थे। सामने आकर उनका वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि यह जंग बिल्कुल गलत है। इसके अलावा पुराने डिफेंस सेक्रेटरीज, पुराने बाकी तरह के एक्सपर्ट सब मना कर रहे हैं कि इस जंग में नहीं जाना चाहिए था। और अमेरिका की जनता क्या सोच रही है, ये केवल आप समझ सकते हैं ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग से। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग को लेकर दो आंकड़े हैं। एक आंकड़ा बताता है कि 30% पर पहुंच गई है, यानी 70% अमेरिकी नहीं चाहते हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति रहे। 70% अमेरिकी नहीं चाहते हैं कि इजराइल के इशारे पर नाचते हुए अमेरिका अपने सैनिकों की शहादत दे मिडिल ईस्ट के अंदर। और दूसरा आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर है, वो 33% बताता है। लेकिन 33% वाले में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट, जो दो बड़ी पार्टियां हैं, उनको आप छोड़ दें तो जो फ्लोटिंग वोट होता है, यानी जो इंडिपेंडेंट है, इन दोनों में से किसी एक पार्टी में नहीं है, अगर उनकी रेटिंग आप देखेंगे तो वो 23% पर आ चुकी है। यानी ऐसे लोग जो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, 77% लोग, 77% लोग ये जंग नहीं चाहते हैं, केवल 23% लोग ये जंग चाहते हैं। ये उन लोगों का आंकड़ा है जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट दोनों किसी पार्टी में नहीं है। इसका मानी यह है कि अमेरिका के अंदर इस जंग की जबरदस्त मुखालिफत हो रही है और यही वजह है कि ट्रंप आगे पीछे लगातार कर रहा है। सीज फायर बढ़ाया उसने और अब आप देखिए वो कह रहा है बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है और फ्राइडे को, यानी जुमे को, शुक्रवार को फिर से बातचीत हो सकती है। अब ये फ्राइडे को समझिए, जुमे का नाम क्यों लिया उसने, फ्राइडे का नाम उसने क्यों लिया, उसको समझिए। सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, तो जो घटिया बातें करनी है, जो जंगखोर बातें करनी है, वो करेगा सैटरडे और संडे को करेगा। फिर जब मार्केट मंडे को खुलने वाली होगी, उसके पहले कोई और इस तरह का बयान आ जाएगा। जो फ्राइडे को बातचीत शुरू होने वाली बात है, फिलहाल तो सिरे से उसको खारिज किया जा सकता है। वजह बहुत साफ है। ईरान की शर्त क्या है? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी थी। जो ही सीज फायर हुआ, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी थी। बाकायदा परमिशन दे दिए गए थे कि जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट कीजिए और जाइए। कोऑर्डिनेशन इसलिए क्योंकि ईरान अपना कंट्रोल नहीं छोड़ने वाला, लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात थी, उसके अलावा कोई बात नहीं की थी। लेकिन दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बंद हुई? इसलिए बंद हुई क्योंकि अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड, अपनी नाकाबंदी नहीं हटाई। और जब अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी नहीं हटाई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया गया। और अब भी ईरान यही कह रहा है कि जब तक ब्लॉकेड रहेगा, जब तक नाकाबंदी रहेगी, तब तक हम किसी भी हाल में बातचीत नहीं करेंगे। तो फ्राइडे को बातचीत का एक ही मतलब हो सकता है कि या तो आज अमेरिका नाकाबंदी खोल दे, ब्लॉकेड खोल दे, तब तो बात हो सकती है। अगर वो ब्लॉकेड नहीं खोलेगा तो बातचीत नहीं होने वाली। और जो वीडियो जारी किया है तस्नीम न्यूज ने,
जो ईरान की एक तरह से आधिकारिक ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, तस्नीम ने जो वीडियो जारी किया है उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि दो आयल टैंकर्स को ईरान की आर्मी ने जब्त किया है। ट्रंप लगातार कह रहा है ईरान के पास तो आर्मी खत्म हो गई, नेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, एयरफोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो ट्रंप को बताना चाहिए कि जो ये 2 टैंकर जब्त हुए हैं, सीज किया है ईरान ने, जिसमें से एक टैंकर भारत आ रहा था, गुजरात पहुंचने वाला था, एक और टैंकर था। इन 2 टैंकर्स को जो जब्त किया है ईरान ने, जिसका वीडियो देख सकते हैं, और ईरान ने वीडियो जारी किया, ईरान ने खुद वीडियो जारी किया है। यह किसने किया? अगर ईरान की नेवी खत्म हो गई थी तो वो कौन सी ताकत है जिसने जब्त किया है 2 जहाजों को? तो बहुत सीधी सी बात है, सीबीएस न्यूज खुद कह रहा है कि ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, ईरान जंग लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। हथियारों की कमी अमेरिका के पास भी हुई है, थार्ड मिसाइल्स और बाकी सब कुछ जो है आप जानते हैं कि आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। कल मैंने वो CNN की न्यूज आपको दिखाई थी। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि ट्रंप ब्लॉकेड खत्म करें, ईरान की कुछ शर्तें माने, तब जाकर न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ईरान कुछ शर्तें मानने को तैयार होगा और सीज फायर होगा, या फिर आप कह सकते हैं पूरी तरह से जंग खत्म होगी। अगर वो अपनी जिद पर लगा रहा कि ब्लॉकेड हम नहीं हटाएंगे, तो यह पक्की बात है कि ईरान बातचीत करने नहीं जाएगा। इसलिए फ्राइडे का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ बाजार को अफेक्ट करने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल प्राइसेस को बाजार में ऊपर रखने के लिए है, इससे ज्यादा इसका कहीं कोई मतलब नहीं है। यह सब जब चल रहा है तो ईरान में एक बहुत मजेदार ट्रेंड चल रहा है, एक बड़ी मजेदार बात लगातार ईरान के मुताल्लिक की जा रही है, और वो ये कहा जा रहा है कि दुबई में कोई सीडिंग सेंटर था जहां से बादल बनते थे और यूएई अपने यहां बारिश करवाता था या जो भी था, और अमेरिकन रडार्स थे। इनको खत्म करने के बाद ईरान में बारिश बढ़ गई है। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, और जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत सारी बातें इसको लेकर कह रहे हैं, लेकिन ये बहस बहुत पुरानी है। ईरान के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे महमूद अहमदीनेजाद, उन्होंने 2011 में यह बात कही थी कि इजराइल हमारे बादल चुरा रहा है, हमारे क्लाउड जो हैं, हमारे जो बादल हैं जिनसे बारिश होती है, इजराइल उनको चुरा रहा है। लगातार इस पर बहस होती रही है कि अमेरिका के जो राडार लगे हुए हैं, जो बेसिकली इजराइल के लिए काम करते हैं, क्या ईरान के मौसम पर असर डाल रहे हैं, क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ईरान के अंदर बारिश नहीं हो रही है। एक फैक्ट यह है कि पिछले कई सालों से, 7-8 सालों से ईरान में बारिश में लगातार कमी आई है। तेहरान के अंदर तो बारिश में कमी इतनी ज्यादा आई है कि बीच में बात यह चल रही थी कि ईरान अपनी राजधानी को तेहरान से हटाकर साउथ में कहीं शिफ्ट करेगा जहां ठीक ठाक बारिश होती है। और पानी की प्रॉब्लम ईरान के अंदर बड़ी प्रॉब्लम बन के आई थी, टेम्परेचर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। इस साल यह हुआ कि एक तरफ तो जंग चल रही थी, और खासतौर पे सीज फायर वाले टाइम में हमने देखा कि जब से सीज फायर हुआ है तब से इन चीजों पर ध्यान गया कि ईरान में लगातार बारिश हो रही है। लगातार वीडियोस आ रहे हैं ईरान में बारिश होने के। तेहरान में जो रातों में जुलूस निकलते हैं, लाखों लोग सड़क पर आते हैं, उनके वीडियोस आए कि बारिश हो रही है तेहरान में। मसाजिद के ऊपर बारिश के बड़े खूबसूरत वीडियो आए। यह बताया गया कि जो बांध उन्होंने बनाए हैं पानी को रोकने के लिए, वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। यहां तक कि बर्फबारी हुई इस मौसम में, मतलब इस मौसम में जब आज अप्रैल चल रहा है, बर्फबारी हुई ईरान में। यह अपने आप में एक बड़ी मजेदार खबर है और ईरानियों को सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि यह बारिश लंबे समय तक उनका साथ निभाएगी खेती के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, यहां तक कि पीने के पानी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। तो यह खबर तो पक्की है कि ईरान में जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बारिश इसलिए हो रही है कि अमेरिका के रडार तोड़ दिए गए, कोई सीडिंग सेंटर यूएई में था जिसको तोड़ दिया गया? इसको लेकर बहुत कंफर्म बात नहीं की जा सकती, क्योंकि पहले भी जब यह सब कहा गया तो कई साइंटिस्ट का कहना था ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अब भी तुर्की न्यूज ने एक बाकायदा इसकी आप कह सकते हैं फैक्ट चेक छापी थी, जिसमें उसका कहना है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम नहीं जानते हैं, साइंस की एक लिमिट है, हम नहीं जानते हैं। और दूसरी बात, इन अखबारों में जो लोग लिख रहे हैं वो वही लोग हैं
जो अक्सर इजराइल के सपोर्ट में, अमेरिका के सपोर्ट में रहते हैं, तो हम नहीं जानते हैं कितना सच है कितना झूठ है। हम इतना जानते हैं कि एक एम्बेसी, अफगानिस्तान की ईरान एम्बेसी ने ट्वीट किया था इसको लेकर और बाद में डिलीट कर दिया था, जिसका मतलब यह है कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ईरान के पास भी नहीं है। लेकिन अब सीड सेंटर खत्म करने की वजह से, रडार खत्म करने की वजह से यह सब हुआ, या अपने आप हो रहा है ईरान के लिए यह तो खुशी की बात है कि प्रकृति भी उसका साथ दे रही है, जंग भी जीत रहे हैं, बातचीत में भी डोमिनेटिंग है और साथ में आसमान भी उसका साथ दे रहे हैं, जबरदस्त बारिश हो रही है, जो ईरान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उधर आप देखेंगे तो अमेरिका में लगता है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। आज 23 तारीख है और कल के वीडियोस, दोनों वीडियोस में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अमेरिका से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो खबरें बता रही हैं कि सिस्टम के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक एजेंसी की हाई प्रोफाइल महिला जो ट्रंप की बहुत करीबी हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो एक वेबसाइट का इस्तेमाल करके रईस बूढ़े लोगों को फंसाती हैं और उनसे पैसा वसूलती हैं। इस पर बवाल चल रहा है। कुशनेर का बताया आपको कि सऊदी अरबिया से $2 बिलियन उसने लिए हैं, इसको लेकर बवाल चल रहा है। और अब एक बवाल जो सबसे ज्यादा वहां चल रहा है और सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है, वो ये है कि एक के बाद एक वहां साइंटिस्ट या तो गायब हुए हैं या उनकी लाशें अचानक मिली हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो कल यह खबर बहुत ज्यादा इंटरनेट पर भी वायरल थी और खासतौर पर अमेरिका से जुड़े हुए लोग इस पर बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। एक लेडी हैं, एमी एस्करिस। एमी एस्करिस जो है वो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली बड़ी साइंटिस्ट है। उनकी लाश मिली और कहा गया कि उन्होंने खुदकशी की है। और उसके बाद उनका एक मैसेज जो उन्होंने कुछ दिनों पहले किया था कि अगर कभी मैं मारी जाऊं या फिर मेरी लाश मिले और कोई कहे कि मैंने खुदकुशी की है, तो इसका मतलब यह समझ लेना कि मुझे मरवा दिया गया। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन साइंटिस्ट पर कोई लगातार हमले कर रहा है। यह क्यों कर रहा हो सकता है? इसको समझने का एक तरीका यह हो सकता है कि वो अमेरिका के साइंटिस्टों को कमजोर करना चाहता हो, लेकिन उससे बड़ी दूसरी वजह है। यह हो सकता है कि इनके पास ऐसा कुछ हो जो ये अगर पब्लिक में बता दें तो किसी बड़े आदमी का बड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए इनको पहले ही खत्म किया जा रहा है। 11 से ज्यादा साइंटिस्ट के बारे में यह खबर आई है कि या तो खुदकुशी कर ली है या एक साहब के साथ वो जहाज का एक्सीडेंट हो गया, मियां बीवी दोनों मारे गए। इस तरह की तमाम सारी खबरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। सेना से लगातार लोगों का इस्तीफा देना या फिर पीट हेग्सेट द्वारा लगातार सेना से लोगों को निकाले जाना, साइंटिस्टों का मरना, लगातार करप्शन के आरोपों का सामने आना, ऐसा लगता है कि ट्रंप के खिलाफ माहौल जो है वो कई तरीकों से बन रहा है और अंदर अंदर डीप स्टेट के अंदर कुछ ऐसी लड़ाई चल रही है, कुछ ऐसे बवाल चल रहे हैं जिसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। उधर ईरान पर यही आरोप लगाना चाहता है ट्रंप। आप याद कीजिए, जब उसने सीज फायर की घोषणा की थी तो उस समय कहा था कि ईरान की जो लीडरशिप है उसके अंदर विवाद चल रहा है, फ्रैक्चर्ड है, बटी हुई है। अब यह खबर पहले अमेरिका के अखबारों ने चलाई। यह खबर चला दी गई कि वहां पर 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप चाहता है जंग जारी रहे, दूसरा ग्रुप चाहता है कि किसी भी तरह से सीज फायर हो जाए। कालीबाफ सीज फायर कराना चाहते हैं लेकिन जलीली जंग जारी रखना चाहते हैं। और इस तरह की बात की गई कि पॉलिटिकल लीडरशिप और IRGC के बीच में विवाद चल रहा है, इसीलिए ईरान टेबल पर नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि यह हो भी सकता है, लेकिन जब ट्रंप का बयान आया और उसके बाद एक्जियास, यानी जिसको मैं लगातार कहता हूं बराक राविड और एक्जियास, जो वो बात कहते हैं जो ट्रंप कहना चाहता है और नहीं कई बार कह पाता है, तो एक्जियास का एक स्कूप आता है जिसमें बहुत डिटेल में बताया जाता है कि ईरान के नेताओं के बीच में विवाद चल रहा है। यानी सीधी सी बात है कि ट्रंप और उसकी मंडली अमेरिका और दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि ईरान की लीडरशिप के अंदर बवाल चल रहा है। और हकीकत यह है, बवाल देखिए हो सकता है जब पढ़े लिखे लोग होंगे और कुर्सी पर बैठेंगे तो उनके बीच में निश्चित तौर पर विवाद भी होगा और असहमति भी होगी। जरूरी नहीं है कि हर चीज पर वो एक दूसरे से बिल्कुल राजी हो जाए। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, यह होता है। यह केवल अनपढ़ों में, 8वीं फेल लोगों में हो सकता है कि एक आदमी बिल्कुल ऊपर बैठ जाए और वो कहे पूरब है तो अगला कहे पूरब है, वो कहे पश्चिम है तो अगला कहे पश्चिम है।
ये तो केवल सर हिलाने वाली बात चमचों में हो सकती है, जिनकी अपनी पर्सनालिटीज होती हैं, जिनके पास अपना दिमाग होता है, जिनकी अपनी समझ होती है, उनके बीच में बहस तो होती है, तो ये हो सकता है। लेकिन एक बात जो बहुत साफ समझ आ रही है कि अमेरिका के साथ बातचीत हो या ना हो, इस पर पूरा ईरान का जो लीडरशिप है वो एकदम एक दिखाई दे रहा है। आप किसी के बयान देख लीजिए, सबका यही कहना है कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। तो यह खबर अमेरिका लगातार फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया को मैसेजिंग कर सके और खास तौर पर अमेरिकन लोगों को मैसेजिंग कर सके कि भाई वो तो बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन उनके बीच में ही कुछ विवाद हो गया इसलिए नहीं आए। हकीकत यह है कि ट्रंप को लगता था कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर हम बनाएंगे कि एकदम बातचीत होने वाली है, जेडी वांस जा रहा है, इस्लामाबाद ये हो गया है, ये जो प्रेशर बनाएंगे इसके चलते फाइनली ईरानी लोगों को आना पड़ेगा बातचीत के लिए। ईरान ने इस प्रेशर में टूटने से इनकार कर दिया, जिससे ट्रंप भीतर भीतर बौखलाया हुआ है। लेकिन चूंकि आर्मी तैयार नहीं है, चूंकि बाकी सब तैयार नहीं है और चूंकि दुनिया के मार्केट का बहुत बुरा हाल है, इसीलिए वो जंग को दोबारा शुरू करने को तैयार नहीं हो पा रहा। देखिए दुनिया का क्या हाल है, इसको मैं 2 एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। पहली बात तो यह कि तेल की बात बहुत हो रही है, गैस की बात बहुत हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट फर्टिलाइजर का है, खाद का है। खेती का सीजन है और खाद अगर नहीं मिलेगी तो दुनिया भर में हालत खराब हो जाएगी। कल यूनाइटेड नेशन के एक प्रवक्ता ने भी यह बात कही कि खाद न मिलने से यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका हर जगह प्रॉब्लम हो सकती है। और इन सब के बीच एक खबर यह आती है कि भारत ने, हमारे देश ने महंगे रेट पर, यानी पहले जब समझौता हुआ था खरीदने का, उस समय जो रेट बताया गया था उससे ज्यादा रेट पर 2.5 मिलियन टन यूरिया खरीदा है। क्योंकि हमारे यहां अगर टाइम पर यूरिया नहीं आएगा तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, खेती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और यह तो इंडिया की खबर है, बाकी मुल्कों को भी यही करना पड़ेगा, कैसे भी इंतजाम करना पड़ेगा यूरिया का और दूसरी खादों का। तो यह एक बात आपको बताऊं कि केवल मामला तेल और गैस तक महदूद नहीं है, मामला इसके आगे का है। बहुत सारी जरूरी चीजों की दिक्कत पैदा हो सकती है अगर यह जंग लंबी चलती रही तो। पहली बात तो ये। दूसरी बात आयल की बात है। ट्रंप क्या बयान देते हैं कि हम ईरान से चाइना को आयल नहीं खरीदने देंगे, असली दुश्मन हमारा चाइना है, चाइना को हम आयल नहीं खरीदने देंगे। मेरे पास एक डेटा है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, अलग अलग कंट्रीज का मैं नहीं पढ़ूंगा। चाइना के पास दिसंबर में 1397 मिलियन बैरल आयल था और यह दुनिया में सबसे ज्यादा स्टोर किया हुआ आयल था। यह बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं, आज डेटा के साथ बता रहा हूं कि चाइना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्टोर किया हुआ आयल है, अमेरिका से भी ज्यादा। क्यों है? क्योंकि जब ईरान और रशिया से सारी दुनिया ने तेल खरीदना बंद कर दिया था, अमेरिका के डर से हमने भी, हिंदुस्तान ने भी बंद कर दिया था, उस समय भी चाइना ईरान और रशिया से लगातार तेल खरीद रहा था। तो उसके पास तेल का सबसे बड़ा स्टोरेज है। अगर आप ईरान से तेल नहीं भी खरीदने देंगे तो चाइना जो है रशिया से लगातार तेल खरीदता रहेगा और तेल की कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आनी है। अब आप देखिए यूरोप को 1397 से कंपेयर कीजिए यूरोप को, जिसके पास 179 मिलियन बैरल ऑयल था। 10% के आसपास है, 10% से थोड़ा ज्यादा। 179 दिसंबर में था, अब कितना बचा है कोई नहीं जानता। रशिया से, यूक्रेन की जब से जंग चल रही है, रशिया से वो तेल खरीदेंगे नहीं। नॉर्वे का तेल महंगा है, वहां से खरीद सकते हैं, और जो यहां से तेल जाता था वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। और अब आ जाइए इंडिया की तरफ। इंडिया के पास केवल 21 मिलियन बैरल ऑयल था दिसंबर में। उसके बाद तेल थोड़ा बहुत आया है। इस समय एग्जैक्टली कितना है हम नहीं जानते। कोई कहता है महीने भर का है, कोई कहता है 20 दिन का है। अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग बयान आए हैं, हमें नहीं पता इसका मानी क्या है। इसका मानी सीधा यह है कि अगर जंग चलती है तो हालात खराब होंगे। और इसका एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जो जर्मनी का एयर कैरियर है लुफ्थांसा, जिसकी जहाजें दुनिया भर में चलती हैं, उसने 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं ताकि गैस तेल बचाया जा सके। यह लुफ्थांसा का हाल है, यह जर्मनी का हाल है। अभी आपको जहाजें चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जहाजों की प्राइस अचानक बढ़ गई है। एयरफेयर्स दुनिया भर में बढ़ रहे हैं।
और अगर यह चलता रहा तो ये एयर फेयर और बढ़ेंगे और सारी जहाजों को ग्राउंड कर दिया जाएगा। दुनिया में हवाई जहाज से चलना मुश्किल हो जाएगा और हवाई जहाज से चलते चलते कार और आपकी मोटरसाइकिल तक भी यह मामला आएगा। जब ऑयल नहीं आएगा तो ऑयल से चलने वाली कोई भी चीज नहीं चलेगी। और ईरान इस बात को जानता है। अगर वो इस चीज की चिंता कर रहे हैं, ट्रंप सोच रहे हैं कि ब्लॉकेट लगाने से ईरान का तेल नहीं बिक पाएगा, तो 2 जहाजों पर कब्जा करके उसने बता दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी भी हमारा कब्जा है। और अगर डेटा को देखें तो जब से जंग शुरू हुई है ईरान 10 मिलियन बैरल ऑयल बेच चुका है। अंत में सबसे ज्यादा परेशान एक तो अमेरिका और यूरोप होंगे और दूसरा साउथ एशिया के पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और बाकी सारे देश होंगे। और इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि ईरान जानता है उसके पास तुरुप का इक्का है। वो ट्रंप को लगातार झेल सकता है, वो लंबी वार झेल सकता है, वो महीनों की डिप्लोमेसी झेल सकता है। दुनिया प्रेशर बनाएगी ट्रंप साहब के ऊपर कि जंग खत्म कीजिए। जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है। अपने देश में भी कुछ लोग हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लेबनान पे बम गिरा दो, ईरान पे बम गिरा दो, ईरान तो खत्म हो जाएगा, हफ्ते भर में ईरान खत्म हो जाएगा, जंग चलनी चाहिए, अमेरिका को जंग रोकनी नहीं चाहिए। इस तरह की बातें करने वाले अपने यहां भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जगह मैं लाला माधव राम जौहर का एक शेर पढ़ देता हूं। जौहर साहब कहते हैं कि जो दोस्त हैं वो मांगते हैं सुलह की दुआ, जो दोस्त हैं वो मांगते हैं सुलह की दुआ, दुश्मन ये चाहते हैं कि आपस में जंग हो, दुश्मन ये चाहते हैं कि आपस में जंग हो। तो बहुत सीधी सी बात है कि जो लोग इस समय जंगखोर बने हुए हैं, जिनको बड़ा मजा आ रहा है ये जंग देखकर, जिनको ये लगता है कि जंग जारी रहे, ईरान खत्म हो जाए ताकि उनके अंदर जो मुस्लिम हेट भरी हुई है वो थोड़ी सी सेटिस्फाई हो जाए, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो ये नहीं जानते कि अगर ये जंग जारी रही तो एक एक बूंद पेट्रोल, डीजल, गैस के लिए हम तरसेंगे, खाद के लिए किसान तरसेगा और इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी भयानक संकट में फंस जाएगी। दोस्त और दुश्मन पहचानिए, पागलपन के चक्कर में ना पड़िए और दुआ कीजिए कि ट्रंप का दिमाग ठिकाने पर आए, ईरान की शर्तें माने, ब्लॉकेड हटाए और वहां पर लंबा सीज फायर हो। मैं तो यही दुआ कर रहा हूं, आप भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।